देखें, कल तक डिस्कस कर चुके थे क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो कि सेंट्रल बैंक के पढ़ रहे थे। आज डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक का आखिरी फंक्शन, जो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कि एक कंट्री के अंदर जितनी भी मनी सप्लाई रहेगी, उस मनी सप्लाई पर आरबीआई कुछ नॉर्म्स इश्यू करके कंट्रोल करेगी। मनी सप्लाई लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। मनी सप्लाई था जो भी पब्लिक के पास पैसा है, पब्लिक के पास जो भी पैसा है या तो उनके पास रखा हुआ है या रखा हुआ है कमर्शियल बैंक में। आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल क्यों करती है? यदि आज इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट होता है। इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट कब होगा? जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। आज महंगाई बढ़ती क्यों है? खरीदने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं। तो कहीं ना कहीं जो बेचने वाले हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो एग्जिस्टिंग गुड की डिमांड इंक्रीज होने के बाद उसकी रेट इंक्रीज कर देते हैं। यदि खरीदने वाले 100 लोग हैं, बेचने वाले केवल 90 हैं, तो कहीं ना कहीं जो 10 यूनिट की डिमांड या फिर 10 लोग एक्सेस में परचेज करने वाले, वो एग्जिस्टिंग 90 प्रोड्यूसर्स के टोटल आउटपुट की प्राइस इंक्रीज कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट होगा। तो सेंट्रल बैंक आरबीआई इस इन्फ्लेशनरी गैप को रिड्यूस करने के लिए मेजर्स अपनाएगी। या फिर इसके अलावा डिफ्लेशनरी गैप जनरेट हो सकता है। खरीदने वाले केवल 90 हैं, बेचने वाले 100 हैं, तो प्रोड्यूसर्स ऐसा डिसाइड करेंगे कि हम इस रेट पर बेचें, ताकि हमें यदि फायदा नहीं है तो नुकसान भी ना हो। हमने जो कॉस्ट खर्च की है, जो पैसा खर्च किया है, कम से कम वो तो रिकवर हो। तो इसका मतलब आरबीआई इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को रिड्यूस करने के लिए, या फिर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप की वजह से जो भी मनी सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है, उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स अपनाती है। यह भी एक फंक्शन है आरबीआई का। ये मेजर कौन कौन से होंगे वो इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में डिस्कस करेंगे। आरबीआई टुक एप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेजर्स। जितने भी मेजर्स होंगे, जितनी भी तकनीक होंगी, आरबीआई ने दो पार्ट में डिवाइड किए, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, to control the money supply. In other words, we can say for the controlling the condition of inflation or deflation, or for the reducing the inflationary or deflationary gap, central bank took appropriate measure. महंगाई या फिर मंदी को दूर करने के लिए सेंट्रल बैंक कुछ मेजर परफॉर्म करती है, कुछ एक्शंस लेती है। वो कौन से होंगे वो इस चैप्टर के आखिर में डिस्कस करेंगे। अब देखें आगे कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं। जो अगला टॉपिक आएगा मनी सप्लाई, उसे समझने में काफी हेल्पफुल रहेगी। जो नंबर 1 इंपोर्टेंट टर्म है, कैश रिजर्व रेशियो। ये जब हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन, उसमें काफी हेल्पफुल रहेगी। कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब जब एक कमर्शियल बैंक आम जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, एक कमर्शियल बैंक आम जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, या फिर जितने भी डिमांड डिपॉजिट होंगे इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उन सभी डिपॉजिट्स का हर कमर्शियल बैंक को एक स्पेसिफिक परसेंटेज रोकना पड़ता है। आज लोगों ने बैंक में 10 लाख रुपए जमा कराए हैं, कमर्शियल बैंक को इस 10 लाख का सर्टेन परसेंटेज, सपोज 4% रोकना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक को इस 10 लाख का 4% मतलब 40,000 रुपए रोक के चलने पड़ेंगे। और बाकी 9,60,000 कमर्शियल बैंक लोगों को लोन के रूप में दे सकती है। इस 40,000 कमर्शियल बैंक करने के वाली है, इस 40,000 को जमा कराएगी आरबीआई के पास। इस 40,000 को जमा कराएगी आरबीआई के पास। तो कैश रिजर्व रेशियो मींस एज पर दी गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंट्रल बैंक और आरबीआई, ईच कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एडिक्वेट रिजर्व ऑफ दी टोटल डिपॉजिट। जितने भी डिपॉजिट पब्लिक करेगी, उस डिपॉजिट का एक एडिक्वेट परसेंटेज रहेगा, वो जमा कराना पड़ेगा आरबीआई के पास। वो कैश रिजर्व रेशियो। इस कैश रिजर्व रेशियो से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जैसे यदि आज गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो हो ज्यादा,
आज गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो ज्यादा हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस रेट को 4% से कर देगी 3.5। इकोनॉमी में मनी का फ्लो ज्यादा क्यों हो, ताकि लोगों को ज्यादा लोन मिले। आज मार्केट में रियल एस्टेट सेक्टर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, इनकी डिमांड क्रिएट कैसे करते हैं, इनकी डिमांड क्रिएट करते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके, या फिर लोगों में लोन ज्यादा प्रोवाइड करके। आने वाले टाइम में अब जितने भी हाउस लोन होंगे, होम लोन होंगे, वो कहीं ना कहीं रेट रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि इन्हें अब रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड इंक्रीज करनी है। बिल्डिंग बन के तैयार है, फ्लैट बन के तैयार है, खरीदने वाला कोई नहीं है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि या तो लोगों के पास पैसा नहीं है, या फिर लोगों के पास जो सोच रहे हैं बैंक से लोन ले लें, वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म करती है ताकि लोग इजीली और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले सकें। तो आरबीआई को लगता है यदि मनी सप्लाई एक कंट्री के अंदर कम है, इंक्रीज करेंगे कैसे, कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज करके। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब एक ऐसा रेशियो या फिर जितना भी डिपॉजिट पब्लिक ने बैंक के अंदर किया है, जितना भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के अंदर पब्लिक ने किया है, उस डिपॉजिट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज लोगों को, उस स्पेसिफिक परसेंटेज कमर्शियल बैंक जमा कराएगी सेंट्रल बैंक के पास। स्पेसिफिक परसेंटेज कमर्शियल बैंक जमा कराएगी सेंट्रल बैंक के पास, वो है कैश रिजर्व रेशियो। अगला है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर का मतलब जितना भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है, उसका स्पेसिफिक परसेंटेज अपने पास रखती है। SLR means each commercial bank is required to maintaining adequate cash out of the total deposit with themselves। कमर्शियल बैंक को अपने पास एक स्पेसिफिक परसेंटेज रखना पड़ता है इनिशियल डिपॉजिट्स का। अब रख क्यों रहे हैं, आज लोगों ने जमा कराए 10 लाख, कल लोग निकालने आ गए 1 लाख। अब बैंक मेनली करती क्या है, मैं आज जितना पैसा बैंक में जमा करा देता हूँ, बैंक उस पैसे को लोन पे दे देती है। मैंने आज जमा कराए 10 लाख, बैंक ने लोन पे उठा दिया वापस 10 लाख। अब सपोज कल मैं बैंक से निकालने आ गया 2 लाख रुपए, अब बैंक 2 लाख रुपए कहां से लाएगी। इसीलिए आरबीआई कहती है कि जितनी भी इनिशियल डिपॉजिट होगी वो आप पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर रोक के चलें। आप पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप कस्टमर के नेचर को आइडेंटिफाई करें, कस्टमर कितना पैसा निकालता है। यदि लोग 10 लाख रुपए जमा करा रहे हैं, यदि लोग 10 लाख रुपए जमा कराते हैं, तो उसमें से कितना पैसा निकालते हैं, ताकि जो रिमेनिंग अमाउंट हो वो इजीली लोन पे दिया जा सके और बैंक इनकम जनरेट कर सके। एसएलआर मींस कैश रिजर्व मेंटेन्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद देमसेल्फ। कैश रिजर्व मेंटेन्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद देमसेल्फ, और each commercial bank is required to maintaining adequate cash reserve out of the total deposit। सीआरआर का मतलब पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास, और एसएलआर मतलब पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक के पास। आरबीआई के पास पहुंचाएगी कमर्शियल बैंक, पब्लिक जितना भी डिपॉजिट कराएगी कमर्शियल बैंक में, उस पैसे का सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास सीआरआर, खुद के पास एसएलआर। इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। इन दोनों को कंबाइंड करके बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। इसका मतलब एलआरआर इज इक्वल्स टू सीआरआर प्लस एसएलआर। एलआरआर का फॉर्मूला सीआरआर प्लस एसएलआर। ये थे अपनी दो बेसिक टर्म। नंबर थर्ड, रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब है जब भी कमर्शियल बैंक लोगों में लोन ज्यादा दे चुकी है, पब्लिक को लोन ज्यादा दे चुकी है, लोगों ने जमा कराए थे 10 लाख, बैंक ने इसमें से 9 लाख तो लोन के रूप में उठा दिए, अब 1 लाख रुपए बैंक के पास कैश रखा है। अब लोग निकालने आ गए बैंक से 2 लाख रुपए, अब बैंक को चाहिए 1 लाख रुपए। सबसे पहले जाएगी अदर कमर्शियल बैंक के पास, उनके पास पैसा नहीं है, तो उसके पास आखिरी रिजॉर्ट है, जो आखिरी ठहराव है वो है सेंट्रल बैंक, कि आखिरी में उसे पैसा मिलेगा सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी कमर्शियल बैंक से,
सेंट्रल बैंक जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी कमर्शियल बैंक से वो मानी जाती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कब करेगी? जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है रेपो रेट में। रेपो रेट के अंदर या फिर ऐसे लोन जिन पर रेपो रेट चार्ज होती है, ऐसे लोन सिक्योर्ड होते हैं। कमर्शियल बैंक ऐसे लोन लेते समय कमर्शियल बैंक ऐसे लोन लेते समय सिक्योरिटी जारी करती है सेंट्रल बैंक को। जब भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि सेंट्रल बैंक चार्ज करती है रेपो रेट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी जारी करनी पड़ेगी सेंट्रल बैंक को। It is usually low in compared to bank rate because here central bank demands some securities। यहाँ पर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी की डिमांड करती है। इसके अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया है बैंक रेट। इसके अंदर वर्ड यूज किया बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही अप्लाई होती हैं जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है तब। बस डिफरेंस ये है कि यदि लोन विदाउट सिक्योरिटी है तो बैंक रेट चार्ज होगी, यदि लोन सिक्योरिटी के साथ है तो रेपो रेट चार्ज होगी। यदि लोन विदाउट सिक्योरिटी है तो बैंक रेट चार्ज होती है, और यदि लोन विद सिक्योरिटी है तो फिर रेपो रेट चार्ज होगी। ये अपनी चार टर्म हो गई। नंबर 1 इज सीआरआर, नंबर 2 इज एसएलआर, नंबर 3 इज रेपो रेट एंड नंबर 4 इज बैंक रेट। इसके बाद अगला 5वां रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है? रिवर्स रेपो रेट जब भी कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी है, कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी है, तो कमर्शियल बैंक यह पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कराता है। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब भी कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस पैसा है, कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी डिपॉजिट आया है और वो इस पैसे को यदि जमा कराती है सेंट्रल बैंक के पास, पैसा जमा कराती है सेंट्रल बैंक के पास। हाँ सर डिस्प्ले नहीं शो हो रही मेरी में। और किसी की प्रॉब्लम आ रही है क्या डिस्प्ले में? नहीं सर, हो रही है, शो हो रही है। वह इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है। कमर्शियल बैंक जब भी पैसा जमा कराएगी सेंट्रल बैंक के पास, उस पर जो भी ब्याज मिलेगी वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। 5 पॉइंट डिस्कस किए। नंबर 1 इज कैश रिजर्व रेशियो, नंबर 2 इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नंबर 3 इज रेपो रेट, नंबर 4 इज बैंक रेट और नंबर 5 इज रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर का मतलब जब भी कमर्शियल बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो सर्टेन परसेंटेज मेंटेन करती है आरबीआई के साथ। उसका सर्टेन परसेंटेज कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है आरबीआई के पास। सीआरआर मींस a certain percentage or certain portion of the deposits made by the public is kept by the commercial bank with the RBI, that is known as CRR। SLR means पब्लिक का पैसा अपने पास रखेगी कुछ पोर्शन के फॉर्म में। certain percentage is retained by commercial bank with themselves out of the deposit made by the general public, that is known as statutory liquidity ratio। बस ये किस फॉर्म में होगा? ये कुछ ऐसी सिक्योरिटी या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में होगा जो इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे कैश है, गोल्ड है और कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह। रेपो रेट जब भी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, तो इस पर जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज होगी रेपो रेट है, प्लस वह लोन सिक्योर्ड होना जरूरी है। मतलब उस लोन के साथ कमर्शियल बैंक को कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी सेंट्रल बैंक को। बैंक रेट वापस कमर्शियल बैंक आरबीआई से जो भी लोन लेती है, बस यहाँ पर ये रहता है अनसिक्योर्ड लोन, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। रिवर्स रेपो रेट जब भी कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करेगी पैसा आरबीआई के साथ, तो आरबीआई इसे जो भी इंटरेस्ट अलाउ करेगी वो है रिवर्स रेपो रेट। क्या सीआरआर पे भी इंटरेस्ट अलाउ होता है?
सीआरआर पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता। केवल जो एक्सेस डिपॉजिट करती है सीआरआर के अलावा कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ, उस पर ही इंटरेस्ट अलाउ करेगी आरबीआई। ये थी मेरी 5 स्पेसिफिक टर्म। आगे बात करें स्प्रेड की। स्प्रेड मींस डिफरेंस बिटवीन rate of interest charged by the commercial bank from the people and rate of interest allowed to the public on their deposit। स्प्रेड का मतलब है कमर्शियल बैंक की इनकम कहां से होती है। मेनली कमर्शियल बैंक की इनकम है लोन से। लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 14%, सेविंग पर इंटरेस्ट दे रहे हैं 4%। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10%, यह स्प्रेड है। स्प्रेड मीन्स डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय दी कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है 10, 12, 14, पर आमतौर पे यह सेविंग की इंटरेस्ट से ज्यादा होती है, सेविंग और एफडी की इंटरेस्ट से। तो कमर्शियल बैंक जो भी इंटरेस्ट चार्ज करती है उसमें से माइनस करेंगे जो भी कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट अलाउ करेगी जनरल पब्लिक को। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है स्प्रेड। अगला प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट मींस एक ऐसे डिपॉजिट जो पब्लिक करती है। पब्लिक किस फॉर्म में करेगी? ऐसे डिपॉजिट जो पब्लिक करती है अपने सेविंग के फॉर्म में। एक पब्लिक या जनता के खाते में पैसा दो तरीके से आता है। पहला, जो या तो जनता खुद डिपॉजिट करे, या तो पैसा जनता खुद डिपॉजिट करे, और दूसरा जब डिपॉजिट करे बैंक। अब बैंक डिपॉजिट क्यों कर रही है? क्योंकि लोगों ने लोन लिया है कमर्शियल बैंक से। लोगों के अकाउंट में पैसा दो वे में आता है। पहला, जब लोग अपनी सेविंग को शो कर रहे हैं, जब लोग जो भी इनकम कमा रहे हैं उसे अपने अकाउंट में जमा करा रहे हैं, और जब बैंक से लोग लोन ले रहे हैं तो बैंक उस लोन को उनके खाते में जमा करा रही है। तो जितना भी डिपॉजिट है जो लोग अपनी सेविंग में से डिपॉजिट करते हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट में या फिर अपने अकाउंट में, उसे नाम दिया गया है प्राइमरी डिपॉजिट का। उसे नाम दिया गया है प्राइमरी डिपॉजिट का। और जितने भी डिपॉजिट्स हैं जो लोगों के अकाउंट में तो हुए हैं लेकिन वो शो करते हैं लोन, बोरोविंग, उसे नाम दिया गया है सेकेंडरी डिपॉजिट का। तो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? जितनी भी अकाउंट शोज करेंगे शोज करेंगे सेविंग लोगों की, प्राइमरी डिपॉजिट है। जितनी भी लोगों की बोरोविंग शो करेंगे वो है सेकेंडरी डिपॉजिट। ये कुछ स्पेसिफिक टर्म है इस चैप्टर की।